इस वीडियो में आपको क्लास 9 से 12 तक हर क्लास में आने वाले 5 मेन टॉपिक्स के ऊपर मैं एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करवाऊंगा। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के मुतालिक, फिर कंप्यूटर मेमोरी के मुतालिक, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर इनसाइड सिस्टम यूनिट के क्वेश्चंस और फाइनली नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से। एमसीक्यू नंबर 1, डैश ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। ऑप्शंस हैं मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो लार्जेस्ट जो होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स, उनसे छोटे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि एक बड़े साइज़ के कमरे में फिट आते होते हैं। फिर होते हैं मिनी कंप्यूटर जो आज से थोड़े अरसे पहले तक यूज़ होते थे, जो कि लार्जर देन माइक्रो होते हैं और ये छोटे साइज़ के कमरे में भी आ सकते हैं। और सबसे छोटे जो आजकल हम लोग लैपटॉप वगैरह या घर के अंदर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं ड्यू टू लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर्स आ चुके हैं। लिहाजा मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर जो हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं। माइक्रो नाम भी याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर आजकल यूज़ हो रहे होते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड अ मिनी कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट? 1000, मिलियंस, बिलियंस या अबव ट्रिलियंस? तो डायग्राम्स तो वही हैं, पिक्चर्स वही मैंने लगा दी हैं और एक साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो माइक्रो कंप्यूटर है वो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड प्रोसेस कर सकते हैं। जो मिनी है वो उससे थोड़ा सा फास्ट होता है, तो कितने कर लेगा? बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मेन फ्रेम फिर कितने कर लिएगा? ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और सुपर कंप्यूटर्स कितने कर लेंगे? अबव ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, उनकी कोई लिमिट नहीं है। तो हमारा सवाल कौन सा था कि मिनी कंप्यूटर कितने कर सकता है? वो है बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज प्रोसेसर? सबसे पहले देखें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वैसे तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये सिस्टम को, जो आपका हार्डवेयर सिस्टम है उसको चलाने के लिए थोड़ी यूज़ हो रहा होता है। ना ही कोई लैंग्वेज प्रोसेसर है, ना ये सी लैंग्वेज है, ना ये कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस थोड़ी है। तो बेसिकली तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन चूंकि इस तरह के सवाल आ सकते हैं और भी घुमा घुमा के, लिहाजा आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एक इसके अंदर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिस तरह मैक होता है, विंडोज़ होता है, ठीक है। फिर दूसरे आ जाते होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। जितनी भी पेरिफेरल्स इसके साथ यूज़ हो रही होती हैं, कीबोर्ड लगाया जाए तो वो ड्राइवर फौरी तौर पे पिक करता है, माउस लगाया जाए तो वो ड्राइवर फौरी तौर पे पिक करता है। इनको कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। फिर होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे एंटीवायरस लगा लें या डिफ्रेगमेंटेशन करनी हो या जिसकी पार्टीशन वगैरह करनी हो, ठीक है। इन सारों को कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देख लें। और ये लैंग्वेज प्रोसेसर, ये तो खुद सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, ठीक है। और लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? जिस तरह असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जो आपने सी लैंग्वेज क्लास 10 में पढ़ रखी है। तो ये हम अब आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो आपके काम की रफ्तार को तेज़ करते हैं। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, बजाय इसके आप हाथों से लिखें, टाइपिंग करें कंप्यूटर उस पर, टाइपराइटर पे, तो कंप्यूटर के अंदर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है ये। बेसिकली यही हमारा आंसर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता होता है ये, ठीक है। इसके अलावा बिज़नेस सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप किसी शॉप में जाएँ, बेकरी में जाएँ, तो वहाँ पे सेल्स आ रही होती हैं, वो आपका जो है पॉइंट ऑफ सेल्स आपकी लगा होता है, ठीक है। जीएसटी बिलिंग हो रही होती है उसके अंदर। तो ये भी किसके अंदर आ रहे होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। इसको बिज़नेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक और ऐप्स जो डेवलप हुई होती हैं, ऑडियो की होती हैं, वीडियो की होती हैं, ठीक है, सॉन्ग सुनने की होती हैं, गेम्स की होती हैं। फिर ई लर्निंग, छोटी छोटी कंपनीज़ ने, स्कूल ने, यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी ई लर्निंग की ऐप्स बना रखी हैं। तो बेसिकली जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया हुआ है। क्वेश्चन 4, डैश इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर प्लेइंग गेम्स? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन? सबसे आसान, मतलब गेम खेलने के लिए जाहिर बात है लोग जो है जॉयस्टिक को ही पसंद करते हैं। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स, लेज़र, इंकजेट या प्लॉटर? सबसे पहले तो देखें कि इम्पैक्ट होता क्या है। जैसे टाइपराइटर होता था, जब ठक करते थे तो यहाँ से एक चीज़ निकलती है और यहाँ जाके स्ट्राइक करती है, यानी इम्पैक्ट करती है। जिस तरह बॉलर बॉल कराता है तो पहले ज़मीन पे जाके इम्पैक्ट करती है, फिर जाके पैड पे जाके जहाँ पे टच करती है, यानी टच करना है जाके। अब हम देखते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते कौन कौन से हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो होते हैं
वो बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। वो जाके उसमें क्या होता था, उसमें 9 पिन्स होती थी, या जिस तरह ये 9 पिन्स हैं, या 24 पिन्स होती हैं, और वो डॉट्स की शक्ल में डॉट 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 करके जो है ना बिल्कुल अपनी एक आउटपुट निकालते होते थे। इसी की तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर चेन प्रिंटर्स भी होते थे। 2 पुलीज लगी होती थी और उनके गर्द पूरी एक चेन चल रही होती थी, और जिसमें ABCD इस तरह करके बने होते थे, और वो जहाँ जहाँ से गुजरते थे वहाँ पे वो प्रिंट होते रहते थे। फिर आ जाते हैं लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ये हमारे घरों में आमतौर पे ऑफिस में यूज़ हो रहे होते हैं, और ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होते। आपने देखा होगा इसकी आवाज़ भी बहुत ना होने के बराबर होती है, क्योंकि ये ठक ठक नहीं कर रहे होते। लेज़र प्रिंटर क्या करता होता है, लेज़र प्रिंटर बेसिकली लाइट की मदद से कर रहा होता है, लेज़र इम्पार्ट कर रहा होता है, और इंकजेट प्रिंटर इंक स्प्रे कर रहा होता है। ठीक है, तो ये दोनों भी नहीं हैं। और प्लॉटर के बारे में आ जाएं, तो प्लॉटर क्या है, प्लॉटर बहुत सारे इंक पेन यूज़ करके जो है चीज़ें प्लॉट कर रहा होता है, और बड़े साइज़ पे कर रहा होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो ठक ठक करके काम कर रहा होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। क्वेश्चन 6, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ अ हार्डवेयर डिवाइस। कि जो भी हमारी हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर के साथ लगी हुई है वो कौन सा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या डिवाइस ड्राइवर। बेसिकली डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेज लगी होती है उनको डिवाइस ड्राइवर हमारे कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो बेसिकली सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। यूटिलिटी आपको मैं पहले बताता हूँ, जिस तरह एंटीवायरस होते हैं या डिस्क फ्रैगमेंटर होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर आपको बता चुका हूँ, जिस तरह लैंग्वेजेस होती हैं, C लैंग्वेजेस वगैरह वो। तो बेसिकली जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो हमारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करते हैं। कोई भी आप नया हार्डवेयर अपने लैपटॉप के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ लगाएंगे तो वो आपके साथ एक ड्राइवर मांगेगा, जो कि आजकल इंटरनेट से फ्री डाउनलोड हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज़ यूज टू प्रिंट लार्ज साइज हार्ड कॉपी। प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, या चेन प्रिंटर। अब ये बड़ा आसान हो चुका है हमारे लिए। देखें, लेज़र और इंकजेट प्रिंटर तो घरों में होते हैं, वो छोटे छोटे प्रिंट आउट्स लेकर आ रहे होते हैं, नॉर्मली A4 साइज़ के। फिर चेन प्रिंटर मैंने आपको बता चुका है, आजकल तकरीबन ये ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, मार्केट में ये मिलते नहीं हैं। ये जो है क्या होते थे, प्रिंट करते थे छोटी छोटी चीज़ों को, जिस तरह के आजकल ठक ठक पुराने वक्तों में वो प्रिंटर हुआ करते थे, टाइपराइटर हुआ करते थे, सॉरी। और फिर ये आ जाता है हमारे पास प्लॉटर। ये बड़े साइज़ के जिस तरह पैनाफ्लेक्सेस होते हैं उनको भी प्रिंट करता होता है। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स स्पोकन वर्ड्स यानी आवाज़ को इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। टच पैड, माइक्रोफोन, ये स्कैनर, या डिजिटल कैमरा। देखते ही पता लग रहा है कि ये माइक्रोफोन ही हो सकता है जो कि आवाज़ को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो माइक्रोफोन बेसिकली एक ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। मैकेनिकल वेव एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये माइक्रोफोन ही ये काम करता है कि स्पोकन वर्ड्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करे। क्वेश्चन 9, डैश सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू मशीन लैंग्वेज। यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस प्रिंटर, लैंग्वेज प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या होता है, वो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर का काम कर देता है। और इसमें जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको बाइनरी ज़ीरोज़ एंड वंस में कन्वर्ट करता है, जो कि क्या है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो कंप्यूटर समझ सकता है और वो 0 और 1 को समझ सकता है। तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर का काम होता है। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, विंडोज 7, या कंपाइलर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का काम ये नहीं होता कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हो, बल्कि वो आपके काम की रफ्तार को तेज़ कर लेता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो बेसिकली जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह, उसके अंदर आप लोग जो है डेटाबेसेस बना लेते होते हैं, बहुत सारी कंप्यूटेशंस कर लेते होते हैं, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा होता है। अब कंप्यूटर मेमोरी के मतलब MCQs को टैकल करते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। रैम, रोम, कैशे मेमोरी, USB फ्लैश ड्राइव। सबसे पहले ये देखें आप कि ये आपकी बुक की डायग्राम है। CPU के सबसे करीब क्या है, मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी यानी रैम, और इसके अलावा कैशे और रजिस्टर्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी कैशे और रजिस्टर्स होते हैं। यानी माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज़ होती है, CPU। उसके अंदर लेवल 1 और लेवल 2 कैशे होती है, जबकि आउटसाइड लेवल 3 कैशे होती है। फिर मेन मेमोरी होती है और वो आगे सेकेंडरी मेमोरी से रिलेट करती हैं। तो सबसे फास्टेस्ट कौन सी होगी, यही CPU के अंदर जो कैशे मेमोरी है। फिर बाहर वाली कैशे मेमोरी उससे स्लो, फिर मेन मेमोरी उससे स्लो, और हार्ड डिस्क वगैरह जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं वो उससे स्लो। तो फास्टेस्ट जो हैं वो क्या हैं, कैशे मेमोरी हैं, जो कि CPU या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती हैं। क्वेश्चन 2, हाउ मच इज़ 1 MB मेमोरी इक्वल टू। 1 MB का मतलब होता है 1 मेगाबाइट।
1 मेगा मतलब 10⁻⁶ या 1 के साथ 6 ज़ीरो और बाइट एज इट इज़। डिजिटल दुनिया में 1 मेगा या 1000, पहले 1000 को कहा जाता है 1024। अब ये क्यों कहा जाता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसको समझ लें। पहले जो 3 ज़ीरो हों उसको हमेशा 1024 लिख दिया जाता है। बाद वाले जो 3 ज़ीरो होते हैं वो मिसाल के तौर पे 1000 है, ये 1000 है, एक ही दफ़ा 3 ज़ीरो हैं, अगर 6 ज़ीरो होते तो फिर 1 मेगा हो जाता, लेकिन अभी 3 ज़ीरो हैं, इसको के किलो कहा जाता है, तो के बाइट। तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। 1 बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। अब ये देख लें, ये आपने 8 बिट्स नोट कर लिए हैं। इन सब की वैल्यूज़ होती हैं। अगर इसके अंदर 1 लिखा जाए तो उसकी वैल्यू होगी 2⁻0 यानी कि 1। अगर इसके अंदर 1 हो तो हमारे पास इस बाइट की जो वैल्यू होगी वो होगी 2⁻1। यहाँ से शुरू किया 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इस वाले की वैल्यू होगी 2⁻7 128। अगर आगे मज़ीद बिट्स 3 ऐड कर लें तो इसकी हो जाएगी 2⁻8 2⁻9 2⁻10 और इसको कहा जाएगा 1024। तो यहाँ से हमारे पास 1024 का फिक्रा है। और 1 बाइट होती है 8 बिट्स। 1 किलो बाइट क्या हो जाएगी? 1024, और ये बाइट की जगह बाइट्स आ जाएगा। 1 मेगाबाइट क्या हो जाएगी? 1024 और किलो बाइट। 1 गीगाबाइट क्या हो जाएगी? 1024 और मेगाबाइट। 1 टेराबाइट क्या हो जाएगी? 1024 गीगाबाइट। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल मेमोरी? रैम, रोम, प्रॉम, ई प्रॉम। देखने से ही पता लग रहा है ये तीनों तो एक ही चीज़ है, रोम, प्रॉम और ई प्रॉम। रैम मुख्तलिफ है, यही होगी, लेकिन ज़रा चेक करते हैं। वॉलेटाइल क्या मतलब? गेट्स इरेज्ड व्हेन वोल्टेज इज़ गॉन। वॉलेटाइल को वोल्टेज की ज़रूरत होती है, यानी जब बिजली चली जाए तो वो मेमोरी वाइप आउट हो जाएगी, वॉश हो जाएगी, तो इसलिए वॉलेटाइल को टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। तो वॉलेटाइल का अपोजिट क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। नॉन वॉलेटाइल यानी नॉट वोल्टेज डिपेंडेंट। लाइट चली भी जाए तब भी वो कायम दायम रहती है, यानी आपकी हार्ड डिस्क में डेटा है तो वो रहेगा, सीडी में डेटा है रहेगा, फ्लैश डिस्क में डेटा है वो रहेगा। तो इसको परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। इनकी मिसालें अगर देखें तो फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क और एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट डिस्क। ये मैग्नेटिक होती थी और ये बाद में चिप बेस्ड आ गई हैं जो कि हल्की होती हैं साइज में। फिर पेन ड्राइव, फ्लैश डिस्क और एसडी कार्ड, ये सारी की सारी मिसालें हैं परमानेंट। लाइट चली भी जाए तो इनमें रहती है जो भी डेटा वो मौजूद हो मेमोरी। अब नॉन वॉलेटाइल में एक ऐसी है जो कि प्राइमरी मेमोरी में से है, वो है रोम, जिसमें बेसिकली क्या होती है? बायोस होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो कि मैन्युफैक्चरर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है इंस्टॉल करके देता है फॉर बूटअप। अब इसकी मल्टीपल जो नाम्स हैं वो पी रोम, ई प्रॉम, ई प्रॉम, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। वॉलेटाइल के अंदर क्या है? रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स। अब आप देखें कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? रैम, कैशे, रजिस्टर और रोम। रोम वो वाहिद है जो कि नॉन वॉलेटाइल में है। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल तो हमें पता चल गया इसमें से रैम मेमोरी ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब लाइट चली जाती है तो रैम में जो कुछ हो या कैशे में हो या रजिस्टर में हो वो ऑफ हो जाता है, लेकिन रोम में बाकी रहता है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर दोबारा ऑफ करने के बाद ऑन करते हैं तो वो बूटअप ही इसी बायोस से होता है। तो प्रॉम, ई प्रॉम और ई प्रॉम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रॉम क्या है? प्रोग्रामेबल रोम। ये एक सेमीकंडक्टर चिप होती है जो मैन्युफैक्चरर से अनप्रोग्राम्ड मिलेगी, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग किस में? इलेक्ट्रॉनिक मशीन में। जैसे बायोस है वो तो कंप्यूटर में लगी लगाई जाती है, लेकिन अगर बायोस ख़राब हो जाए और आप ई प्रॉम के अंदर कौन सी चीज़ ले लें? प्रॉम में प्रॉम ले लें, ई प्रॉम नहीं, प्रॉम ले लें, प्रोग्रामेबल रोम। तो एक दफ़ा आप इस तरह के सर्किट के अंदर लगा के इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और फिर उसके बाद अपने कंप्यूटर में बायोस की जगह फिट इन कर दें। लेकिन ये प्रोग्रामेबल रोम एक ही दफ़ा आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ई प्रॉम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये क्या करती है? ये आप बहुत दफ़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं, फिर प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के लिए आप ये इक्विपमेंट लेते हैं जिसके अंदर यूवी लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ करती है, और 30 से 40 मिनट लगते हैं कि वो इसके सारे डेटा को वॉश कर देता है। ई प्रॉम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम, ये किस तरह था?
अल्ट्रा वायलेट लाइट्स की मदद से इरेज करता था। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकली, जिस तरह डिलीट का बटन दबाएं तो जो कुछ इसके अंदर होगा वो 3 से 4 मिनट में डिलीट हो जाएगा और दोबारा राइट कर सकते हैं और बार बार रीड राइट कर सकते हैं। तो ये रोम की 3 टाइप्स हैं। अब एक दफ़ा ये फाइनली शक्ल देख लें। नॉन वॉलेटाइल, ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिसके अंदर आप डेटा सेव करते हैं, और इसके अलावा रोम जो कि जिसके अंदर बायोस होती है। और वॉलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी हैं? रैम, कैशे, रजिस्टर। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? डीवीडी, सीडी, ब्लू रे डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? आप देखें सेकेंडरी मेमोरी हैं कौन कौन सी होती हैं। फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव। इनके अंदर आप बल्क के अंदर डेटा स्टोर कर रहे होते हैं और इन्हीं को बैकिंग स्टोरेज, क्योंकि बैकअप के लिए रखा जाता है, ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं, और मास स्टोरेज भी, ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर डेटा आ सकता है। अब 4 जिनके नाम लिए गए हैं, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे। फ्लॉपी डिस्क तो बहुत सारे बच्चों ने देखी ही नहीं होगी। इसके अंदर 1.44 MB तक डेटा आ सकता था, आजकल ऑब्सोलीट हो चुकी है, नज़र ही नहीं आती। सीडी, सीडी में 1 GB से कम डेटा होता है, 350 to 800 MB। इस नॉर्मली गाने वगैरह रिकॉर्ड किए होते थे इसके ऊपर। डीवीडी के अंदर नॉर्मली मूवीज़ होती हैं, 2 to 16 GB का डेटा इसके अंदर आ सकते हैं। और ब्लू रे पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे नज़र आ रही है और बहुत एक्सपेंसिव है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 300 GB। नॉर्मल हार्ड डिस्क से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, नॉर्मली हार्ड डिस्क 250 GB की मिल रही होती है। तो ये ब्लू रे डिस्क जो है इसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी है आउट ऑफ दिस स्लॉट जो कि हमें गिवन है। USB फ्लैश ड्राइव इज़ व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी? इसके लिए आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मेमोरी क्या है, ऑप्टिकल मेमोरी, सॉलिड स्टेट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो ज़रा देख लेते हैं मैग्नेटिक मेमोरी क्या है। मैग्नेटिक मेमोरी जिसके अंदर मैग्नेटिक टेप की कैसेट हो या मैग्नेटिक रील हो। ये आपने देखा होगा, आप पुराने ज़मानों में कैसेटें टेप रिकॉर्डर के अंदर डाला करते थे और यूँ आगे एक मैग्नेटिक टेप घूम रही होती थी, और रीलें जिसके ऊपर फिल्में रिकॉर्ड करके सिनेमा हॉलों में चला करती थी। ये सारी दोनों थी मैग्नेटिक मेमोरी की। फिर आ जाते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक मेमोरी में सबसे पहले है मैग्नेटिक टेप, कैसेट एंड रील, और ये है मैग्नेटिक डिस्क। ये 3, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क, जो कि आजकल ऑब्सोलीट हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी में दोनों तरह की, इसमें एक ख़ास फ़र्क है, ये सीक्वेंशियल है। इसको एक तरफ से शुरू करेंगे तो आगे आप किसी ख़ास गाने तक पहुंच सकेंगे या ख़ास वीडियो के फॉर्मेट तक। जबकि मैग्नेटिक जो डिस्क हैं, हार्ड डिस्क या पोर्टेबल हार्ड डिस्क, इसमें आप जब किसी भी गाने पे या वीडियो पे डबल क्लिक करते हैं तो वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सीक्वेंशियल नहीं है। फिर है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी जो कि लेज़र की मदद से रीड राइट करती हैं, वो कौन सी हैं? सीडीज़, डीवीडीज़ और ब्लू रे डिस्क। फिर आ जाते हैं सॉलिड स्टेट मेमोरी, एसएस मेमोरी जिसको कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, और फ्लैश ड्राइव्स आजकल कितने जीबी तक जा चुकी हैं? 256 GB तक। मेमोरी कार्ड्स होते हैं, ये भी कई कई जीबीज़ तक होते हैं। और आजकल एसएसडी का बड़ा चर्चा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हार्ड डिस्क का अल्टरनेटिव है, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इसके अंदर तो ये मूवमेंट हो रही होती है ना इसकी, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, चिप बेस्ड है। ठीक है, और ये रिलायबल भी हैं ये तीनों के चीज़ें, और नॉइज़लेस भी हैं बिकॉज ऑफ नो मूविंग पार्ट्स। बहुत हल्के हैं, बहुत स्मॉल हैं साइजेज़ में, नॉन वॉलेटाइल हैं। लाइट चली भी जाए तो इसमें डेटा सेव रहता है। फाइनली प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, जो कि सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। इसमें रैम शामिल है, रोम शामिल है, और कैशे और रजिस्टर्स हैं जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं। तो जो सवाल है कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट मेमोरी में है। इसके अंदर चिप बेस्ड स्ट्रक्चर चीज़ें लगी होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइसेस हैज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? वही सारी पिक्चर्स दोबारा लगा लेते हैं। रैम, कैशे मेमोरी, सीडी या मेमोरी कार्ड? देखें, रैम अच्छी खासी बड़ी है, सीडी बहुत बड़ी है, मेमोरी कार्ड भी काफ़ी साइज में बड़ा है। जो कैशे मेमोरी है वो जो सीपीयू की चिप होती है उसके अंदर होती है, यही सबसे स्मॉलेस्ट होती है। और ये जो है सिर्फ एक्टिव पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी को स्टोर करती है अपने अंदर, और 2 KB से फ्यू MBs तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो कैशे मेमोरी इज द आंसर, कि स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी जो है किस में होती है? कैशे मेमोरी में। और बाकी अगर देखें जाए तो रैम की कितनी होती है? अप टू फ्यू जीबीज़। आपने सुना होगा ना यार, मेरी कितनी रैम है? 4 GB, बढ़ा के 8 GB कर लो, 16 GB कर लो। और क्या है, सीडी की कितनी है जी? 350 से 800 MBs तक। और मेमोरी कार्ड कुछ जीबीज़ तक के होते हैं, 16 GB के भी होते हैं, 32 GB के भी होते हैं। क्वेश्चन 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेज इज ऑब्सलीट नाउडेज। पिछले क्वेश्चंस में हम इसको देख भी चुके हैं, लेकिन हार्ड डिस्क भी आप सुनते रहते हैं, मेमोरी कार्ड मोबाइल में भी लगे होते हैं, सीडी भी आप यूज़ करते रहते हैं। फ्लॉपी डिस्क वो वाहिद है जो कि आप लोगों ने नहीं देखी हुई या नहीं सुनी हुई। वाहिद चीज़ जो आप स्टूडेंट्स ने नहीं देख रखी वो क्या है? फ्लॉपी डिस्क है, या शायद अब्बू की पुरानी ड्रॉज में कहीं देखी हो। तो ये बेसिकली ऑब्सलीट है। क्वेश्चन 8, विच मेमोरी कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव। वैसे देखें डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है तो कोई मेन चीज़ ही होगी ना, लिहाजा मेन मेमोरी ही बेसिकली आंसर है। लेकिन एक दफ़ा दोबारा से चलते हैं। ये देखें प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी। इसको इंटरनल मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इट कैन नॉट बी टेकन आउट। ये सिस्टम में एक दफ़ा लगा के रखी होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई कह रहा हो कि मुझे रैम दे दो अपनी यार, या रोम दे दो, या कैशे या रजिस्टर्स दे दो। हम हमेशा कहते हैं यार मुझे ज़रा CD देना, कैसेट देना, वगैरह वगैरह, हार्ड डिस्क मांग लेते हैं। ठीक है, यही चीज़ें मांगते रहते हैं। तो जो चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं डायरेक्टली CPU के साथ, उसको CPU में से निकाला नहीं जाता, यानी कंप्यूटर में से बाहर नहीं निकालते। वो सारी की सारी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी है, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं किससे? CPU से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइसेज हैज़ सिक्वेंशियल एक्सेस डेटा? पिछली वीडियो में पिछली वीडियो में नहीं, कुछ क्वेश्चंस से पहले एक हल्का सा मैंने बताया भी था। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा। ऑप्टिकल मेमोरी तो देखें CD, कहीं से भी आप कोई भी गाना क्लिक करें, कोई भी वीडियो पॉइंट क्लिक करें, वो चल पड़ता है। चिप मेमोरी में भी यही है, आपकी हार्ड डिस्क है या SSD वाली जो हार्ड डिस्क है वो चिप मेमोरी होती है, उसमें कहीं से भी, या फ्लैश डिस्क है उसमें कहीं से भी लगाएं। तो दोबारा चलते हैं उसकी तरफ। मैग्नेटिक के अंदर 2 चीज़ें थी, एक मैग्नेटिक टेप और एक मैग्नेटिक डिस्क। ये देखें हार्ड डिस्क है, ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क है या ये फ्लॉपी डिस्क है। इसमें भी आप जो फाइल का नाम लें वहीं से शुरू कर देते हैं। इसमें बल्कि इसमें जबकि क्या होता है, कोई स्पेशल आपने जगह से आवाज़ सुननी है, गाना सुनना है, तो उधर तक आप फॉरवर्ड करके जाएंगे, यूं 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 करके घूमेगी, आगे जाएंगे। सीक्वेंशियल है ये, ठीक है। तो इसके अंदर सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, ये नहीं कि आप कहीं से भी उठा लें, आपको इसको आगे पूरा सुनना पड़ेगा या फॉरवर्ड करने पड़ेगा। तो बेसिकली ये आंसर है। वैसे तो ये रील भी है, लेकिन चूंकि इस ऑप्शन में इस टाइम पे मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप थे, तो मैग्नेटिक टेप हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10, वेयर आर द रजिस्टर्स लोकेटेड? इतनी बार तस्वीर देख चुके हैं, अब तो बहुत ही आसान हो चुके हैं। देखें ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो CPU है, CPU के अंदर कैशे और मेमोरी के जो रजिस्टर्स होते हैं, ये दोनों होते हैं। तो इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर इज द आंसर। हार्ड डिस्क में भी नहीं होते, रैम में भी थोड़ी होते हैं, DVD में भी नहीं होते। बहुत आसान है कि इनसाइड CPU होते हैं रजिस्टर। चारों तरह के रजिस्टर्स किधर होते हैं? CPU में। तो अब CPU रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म्स फैच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल? ALU, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट या रजिस्टर्स? पिक्चर देखें, रैम से इंस्ट्रक्शंस फैच होती है जो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाती है, और वहाँ इनको इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड करता है। फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक इसको एग्जीक्यूट करता है बाय जनरेटिंग सिग्नल्स। ये तीनों एक्शन CPU के अंदर मौजूद कंट्रोल यूनिट करता है। तो हमारा आंसर क्या है? कंट्रोल यूनिट। नंबर 2, वेयर आर द रिजल्ट्स ऑफ ALU ऑपरेशंस ट्रांसफर्ड? काउंटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ALU ये CPU का वो पार्ट है जहाँ पे एक्चुअल प्रोसेसिंग हो रही होती है। अगर हमने दो नंबर 30 एंड 45 ऐड करने हैं, तो फर्स्ट नंबर 30 स्टोर होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, सेकंड नंबर 45 स्टोर होगा डेटा रजिस्टर में। कंट्रोल यूनिट ऐड द नंबर्स की कमांड सेंड करेगा थ्रू कंट्रोल इनपुट। नंबर्स ऐड होंगे सर्किटरी में, रिजल्ट ALU की आउटपुट पे अपीयर होगा और ट्रांसफ़र होगा टू AC एक्यूमुलेटर रजिस्टर। Number 3, which of these buses selects a memory word for a read or write operation? Data bus, control bus, address bus, system bus. सिस्टम बस तो है ही नहीं। टोटल 3 तरह की तो बसेज होती हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। अब ये देखें, CPU है, रैम है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं। जो डेटा बस होती है वो क्या कैरी करती है? डेटा को। एड्रेस बस कैरी करती है एड्रेस को, और कंट्रोल सिग्नल्स जाते हैं, सिग्नल्स जनरेट करते हैं एग्जीक्यूशन के टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो मेमोरी वर्ड है वो बेसिकली, मेमोरी क्या चीज़ होती है? मेमोरी के अंदर एड्रेसेस स्टोर हुए होते हैं, ठीक है, वो एड्रेसेस लोकेशंस होती हैं। तो मेमोरी वर्ड जो लेता है वो एड्रेस बस लेता है। नंबर 4,
Which of these registers control the sequence in which instructions are fetched from memory for execution? प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी बफर रजिस्टर, डेटा रजिस्टर या काउंटर रजिस्टर? देखें पिक्चर से समझते हैं। प्रोग्राम काउंटर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, पॉइंट करता है मेमोरी में उस एड्रेस की तरफ जहां से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। तो प्रोग्राम काउंटर ही है जो कि कंट्रोल करता है सीक्वेंस को कि किस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लेकर आना है। नंबर 5, अ मेमोरी वर्ड दैट इज टू बी स्टोर्ड इन और फेच्ड फ्रॉम मेमोरी मस्ट बी फर्स्ट ट्रांसफर्ड इनटू विच रजिस्टर? एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर? देखिए फेच करके लानी तो है हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगी जिस तरह मैंने इस पिछली तस्वीर में दिखाया था। ठीक है, आएगा कहाँ से? ये आएगा थ्रू, आप देखें आपको नज़र आ रहा होगा MAR और MBR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है ये होल्ड करता है मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को जहाँ से मेमोरी वर्ड को फेच करना होता है या जहाँ डेटा राइट करना होता है, और ये गुजर कर आएंगे थ्रू मेमोरी बफर रजिस्टर। लफ्ज़ बफर से ही पता चल रहा है कि ये एक इंटरमीडिएट रजिस्टर है, तो जो भी चीज़ आएगी वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? मेमोरी बफर रजिस्टर में। नंबर 6, विच इंस्ट्रक्शन कॉजेज ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टू अ स्पेसिफाइड एड्रेस? कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इंस्ट्रक्शन, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन या डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन? हमने लफ्ज़ ब्रांच इंस्ट्रक्शन को बुक में पढ़ा ही नहीं है, बट चलें शुरू करें। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेटा को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जैसे कि रजिस्टर्स और मेमोरी के बीच, रजिस्टर्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच, और रजिस्टर्स के बीच। डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, ये ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नाम से ही पता चल रहा है कि अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस करवाएगी। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम आपको पता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो अब अगर आप देखें कि एक पहली स्टेटमेंट रन होनी है, स्टेटमेंट 1, अगर उसके बाद जंप की कमांड आए और वो उसको कहे कि आप स्टेटमेंट 4 रन करो, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है? कॉजेस ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बजाय इसके कि स्टेटमेंट 1 के बाद स्टेटमेंट 2 चलो, तुम स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट करो। तो बेसिकली हमारा आंसर जंप होना चाहिए, लेकिन जंप तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन जंप इंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है। अच्छा, आप जैसे प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें देख भी लें कि जंप के अलावा और क्या होता है। और होता है लूप। लूप का मतलब क्या होता है कि आपने मिसाल के तौर पे 3, 4 और 5 इन स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना है, तो लूप कहेगा कि जब आप स्टेटमेंट 5 पे जाओ तो यहाँ से वापसी के ऊपर स्टेटमेंट 3 के ऊपर दोबारा जाओ। तो हमारा आंसर क्या है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के अंदर? जंप या ब्रांच इंस्ट्रक्शन। नंबर 7, विच ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस विल परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 नंबर्स? ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन, डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन? नाम से ही पता चल रहा है कि B, C और D तो नहीं हो सकते। ठीक है, कि शिफ्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो शिफ्ट करता है, मूवमेंट भी नहीं हो सकता, वो मूव कराता है चीज़ को, कंपैरिजन भी नहीं हो सकती। अच्छा, एडिशन एक ऑपरेशन है जो डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस की कैटेगरी में फॉल करता है, और ये जितने भी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस जैसे अरिथमेटिक, लॉजिकल या शिफ्ट हैं, इनको ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। नंबर 8, थ्रू विच बस इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर? कंट्रोल बस, एड्रेस बस, इंस्ट्रक्शन बस या डेटा बस? पेज 46 की लास्ट लाइन में इसका आंसर है। देखें, देयर इज़ नथिंग लाइक इंस्ट्रक्शन बस। इंस्ट्रक्शन बस तो कुछ भी नहीं होती ना, तो ये तो ख़त्म हो गया। सिर्फ 3 बसेज होती हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। याद रखें, कंट्रोल बस ने सिग्नल जनरेट करने होते हैं, एड्रेस बस यूज़ होती है मेमोरी वर्ड सेलेक्ट करने के लिए, जबकि डेटा बस हमेशा डेटा को ही सेंड नहीं करेगी बल्कि ऑफन वो इंस्ट्रक्शंस होंगी। आपको पता ही है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज़ अ प्रोग्राम, जो दरअसल डेटा ही होता है, लिहाजा आंसर इज़ डेटा बस। नंबर 9, हाउ मैनी distinct operations can be performed if operational code of a microprocessor consists of 4 bits? 4, 8, 16, 32? क्या आंसर होगा? बुक पेज 46 पे अंडर द हेडिंग एड्रेस बस इसका थोड़ा सा लिखा हुआ है। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। याद रखें 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। 8 बिट्स कितने डिफरेंट ऑपरेशंस करा सकती है? 2 raised to the power 8, 256। इसी तरह अगर 4 बिट्स हों तो कितने डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस कराए जा सकते हैं? 2 raised to the power 4 यानी 16 ऑपरेशंस। देखें कैसे।
0 0 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन, और आगे चलते जाएंगे और यहाँ तक के लास्ट में 1 1 1 1 तक पहुँच जाएंगे। तो टोटल 16 डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर डी कोड्स इंस्ट्रक्शन। ये तो कई बार हम देख चुके हैं, ALU, मेन मेमोरी, प्रोग्राम काउंटर या कंट्रोल यूनिट। पिक्टोरियल दोबारा से देखते हैं। देखें, रैम से इंस्ट्रक्शन फैच होती है जो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाती है और वहाँ से डी कोड इसको करता है इंस्ट्रक्शन डी कोडर। फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक इसको एग्जीक्यूट करता है बाय जनरेटिंग सिग्नल्स। ये तीनों एक्शंस CPU के अंदर मौजूद कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, तो डी कोडिंग कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अब सिस्टम यूनिट के अंदर दाखिल होते हैं। क्वेश्चन 1, विच पार्ट इज जनरली यूज टू कनेक्ट वीडियो डिवाइसेस टू द कंप्यूटर? फायरवायर पोर्ट, USB पोर्ट, PS2 पोर्ट या पैरेलल पोर्ट? फायरवायर पोर्ट ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर शेप की पोर्ट्स होती हैं जो कि कैम कोडर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती हैं। इनकी 4 या 6 पिन होती हैं। 6 पिन कनेक्शन की 2 एक्स्ट्रा पिन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए होती हैं। लैपटॉप कंप्यूटर में 4 पिन फायरवायर यूज़ होती है क्योंकि लैपटॉप की फायरवायर पोर्ट अपने साथ कनेक्टेड डिवाइसेस यानी कैम कोडर को पावर प्रोवाइड नहीं करती। ये तो था फायरवायर पोर्ट। USB पोर्ट, USB से बनता क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये प्रोवाइड करती है बहुत ही फास्ट सीरियल ट्रांसमिशन। ये मोस्ट कॉमनली यूज पोर्ट है जो कि बहुत सी डिवाइसेस को कनेक्ट करती है जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, माउस, कीबोर्ड, USB, फ्लैश ड्राइव। एक कंप्यूटर में बहुत सी USB पोर्ट्स होती हैं। इनका यूज़ बहुत ही आसान है, सिंपल प्लग एंड प्ले हैं। इंसर्ट करें और यूज़ करें। कंप्यूटर ऑटो डिटेक्ट कर लेता है प्लग एंड प्ले डिवाइस को और इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए ड्राइवर भी खुद ही इंस्टॉल कर लेता है। PS2 पोर्ट्स। PS2 से बनता है IBM's पर्सनल सिस्टम टू माइक्रो कंप्यूटर्स। PS2 सिस्टम ने एक न्यू टाइप की पोर्ट इंट्रोड्यूस कराई जो कि कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है और आज भी काफ़ी कंप्यूटर में यूज़ हो रही है। ये एक राउंड शेप की सीरियल पोर्ट होती है। पैरेलल पोर्ट्स ये मल्टीपल बिट्स को एक ही वक्त में ट्रांसमिट कर सकती है ऑन पैरेलल वायर्स। इनकी टोटल 25 पिन्स होती हैं जिनमें से 8 पिन्स डेटा के लिए यूज़ होती हैं, 1 बाइट डेटा सेंड करने के लिए, और बाकी कंट्रोल सिग्नल्स के लिए यूज़ होती हैं। इनको नाम दिए गए हैं LPT1, LPT2 और LPT3। इन पोर्ट्स के भी USB पोर्ट ने रिप्लेस कर दिया है। तो हमारा आंसर क्या है? फायर वायर पोर्ट। Question 2, what is computer casing with all its components installed inside it called? कि कंप्यूटर केसिंग जब उसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स इंस्टॉल हों उसको कहा जाता है? क्या कंप्यूटर सिस्टम? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में तो क्या होता है, केसिंग शेसिंग बमा सारी चीज़ें, मॉनिटर, कीबोर्ड, हर चीज़, माउस, सारी चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। CPU तो क्या होता है, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर ये छोटी सी चिप लगी होती है, इसको CPU या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और थर्ड ऑप्शन मदरबोर्ड है, वो भी नहीं हो सकता। और फाइनली सिस्टम यूनिट ही हमारा आंसर, क्योंकि सिस्टम यूनिट के अंदर हर किस्म की चीज़ें होती हैं, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, CD-ROM वगैरह। तो कंप्यूटर केसिंग जिसके अंदर सारी चीज़ें लगी हुई हों उसको फिर क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द इंटरफेस, यानी दो चीज़ों के बीच वाला फेस, दैट प्रोवाइड्स कनेक्शन टू एक्सटर्नल डिवाइसेस कॉल्ड? एक्सपेंशन स्लॉट, मेमोरी स्लॉट, डिस्क कंट्रोलर या पोर्ट? देखें, ये जो हैं ये क्या हैं? एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। यानी आपके कंप्यूटर की किसी काबिलियत को बढ़ाना है, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा काम डालना है, जैसे कि वीडियो गेमिंग करना चाहते हैं, गेमिंग कार्ड लगाना चाहते हैं, साउंड कार्ड लगाना चाहते हैं एडिशनल, तो ये उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए होता है। एक्सटेंशन स्लॉट भी कहते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट भी कहते हैं। ये हैं मेमोरी स्लॉट्स। यहाँ पर रैम लगाई जाती है जो कि स्पीड इन्हांस करने के लिए होती है। तीसरी ऑप्शन आपको गिवन है डिस्क कंट्रोलर। डिस्क कंट्रोलर नाम ही बता रहा है कि ये डिस्क को कंट्रोल करता होगा। ये एक सर्किट होता है जो कि कम्युनिकेशन अलाउ करता है CPU और किसी भी टाइप की डिवाइसेस के बीच में, जैसे कि फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, CD-ROM ड्राइव। पुराने डिस्क कंट्रोलर सेपरेट कार्ड पे बनाए जाते थे, जबकि मॉडर्न डे डिस्क कंट्रोलर जो है ड्राइव में ही इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं। बाकी आंसर बचा हमारे पास पोर्ट। तो यही हैं जो कि यूज़ होती हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या होती हैं? कीबोर्ड हो सकती है, माउस हो सकती है, प्रिंटर हो सकता है, ठीक है, कोई और साउंड डिवाइसेस होती हैं, स्पीकर हो सकते हैं, माइक हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स यूज़ होती हैं। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंटरफेस टू नेटवर्क? NIC चीज़ क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ की एब्रीवेशन है। ये होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखें, लफ्ज़ तो यहीं पे आ गया, तो यही हमें पता लग रहा है, इंटरफेस टू नेटवर्क कार्ड। बाकी ये क्या करता क्या है कि हर कंप्यूटर के अंदर जब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाओ तो वो नेटवर्क के साथ ताल्लुक़ बनाता है कंप्यूटर का।
वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस नेटवर्क कार्ड भी हो सकते हैं। इनको नेटवर्क कार्ड या लैन कार्ड भी बोलते हैं। इनके बरक्स मोडेम के अंदर क्या होते हैं, मोडेम कहते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को, जो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। डायल अप, ISDN, DSL ये इंटरनेट के लिए होते हैं। और फिर आ जाती हैं जी पैरेलल पोर्ट्स, जो कि इसके अंदर ये बड़ी वाली 25 पिन कनेक्शन होता है। ये आजकल तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुके हैं और ये इंटरफेस नहीं प्रोवाइड कर सकता था। बायोस कहते हैं जी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को। ये नॉन वॉलेटाइल, यानी जब वोल्टेज ना हो तो तब भी इसके अंदर डेटा सेव रहता है, ऐसी रोम चिप होती है। इसको रीड ओनली मेमोरी चिप कहते हैं। फर्मवेयर, रीड ओनली मेमोरी चिप इसलिए कहते हैं फर्मवेयर क्योंकि फर्म ने ऑलरेडी इसके अंदर चीज़ राइट करके दी होती है। इसके अंदर सिस्टम प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं जो कि इनिशियलाइज़ करते हैं कीबोर्ड, माउस और हार्ड ड्राइव को जबकि कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा, और कंट्रोल करते हैं बेसिक इनपुट ऑपरेशन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। जितनी भी चीज़ें साथ में कनेक्ट होती हैं उनकी बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो रोम है या बायोस है वो सेटअप यूटिलिटी की भी काम करती है, जिसमें कॉन्फ़िगर द हार्डवेयर, सिलेक्ट बूट डिवाइस, सिलेक्ट पासवर्ड, सेट द क्लॉक, एनेबल डिसेबल कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को। जैसे कि आप हार्ड डिस्क को डिसेबल कर दें या पोर्ट्स को डिसेबल कर दें। तो हमारा आंसर क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि प्रोवाइड करता है इंटरफेस टू द नेटवर्क। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोटेक्ट्स, यानी बचाता है, एंड ऑर्गेनाइजेज ऑल द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। क्या पावर सप्लाई है? नहीं, वो तो छोटी सी डिवाइस है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करती है। क्या मदरबोर्ड है? नहीं, मदरबोर्ड के ऊपर तो बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाने होते हैं, ये तो कनेक्ट करती है तमाम कंपोनेंट्स को। क्या केसिंग है? हाँ, यही लगता है केसिंग। देखें इसके ये साइडों से बंद भी कर देते हैं ताकि इसके अंदर ना डस्ट जाए, ना कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जाए, ना इंटरफेरेंस जाए। और फाइनली ये हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो एक्सपेंशन स्लॉट्स तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होते हैं, वो प्रोटेक्ट करने के लिए तो नहीं होता। तो हमारा आंसर है केसिंग। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ पावर सप्लाई इन द कंप्यूटर। पावर सप्लाई किस काम के लिए यूज़ होती है? ये बड़ा ही आसान है। देखें, ये पावर सप्लाई है और पावर सप्लाई के अंदर आप देखें ये लिखा हुआ है AC 220 वोल्ट। तो बेसिकली जो हमारे खंबे से घरों में मेन सॉकेट के अंदर बिजली आ रही होती है वो उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, AC। और पावर सप्लाई जो आगे कंप्यूटर को पावर देगी वो अल्टरनेटिंग नहीं दे सकती, उसने बहुत थोड़ी सी लो वोल्टेज DC देने होते हैं, डायरेक्ट करंट। जिस तरह आप देखें सेल होते हैं रिमोट के अंदर, वो भी DC होते हैं। इस तरह जो छोटी मोटी आपकी घड़ियाँ होती है उसके अंदर भी DC होती है। जो छोटी चीज़ होती है उसके अंदर DC होते हैं। लैपटॉप के अंदर भी बहुत थोड़ा थोड़ा करंट यूज़ करना होता है ताकि पावर इकोनॉमाइज रहे। तो इसका काम है टू कन्वर्ट AC टू लो वोल्टेज DC में हाई वोल्टेज ही नहीं दे देना, मतलब 5 वोल्ट या 12 वोल्ट बनाता होता है। क्वेश्चन 7, विच सर्किट बोर्ड कनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड, पोर्ट्स, नेटवर्क कार्ड या केबल। देखें ये तो बोर्ड है ही नहीं, आपको पता है पोर्ट्स पीछे प्रोट्रूडेड डिवाइसेस लगी होती हैं, केबल्स तारों को कहते हैं। या मदरबोर्ड या नेटवर्क कार्ड, ठीक है। अब नेटवर्क कार्ड भी कार्ड है, ये कोई बोर्ड नहीं है इस तरह का। तो बेसिकली मदरबोर्ड ही होना चाहिए। और आपको पता है जी मदर घर की जीनत होती है, जब माँ घर में ना हो तो सारा निज़ाम धर्म भरा हो जाता है। तो अगर मदरबोर्ड ही नहीं होगा कंप्यूटर में तो सारा निज़ाम चल ही नहीं सकेगा, ठीक है। यही वो चीज़ है जो कि सबको जोड़ के रखती है, जिस तरह माँ घर में सबको जोड़ के रखती है। इसके ऊपर देखें CPU इसके ऊपर लगता है, माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU इसके ऊपर लगता है। जितने एक्सटर्नल कार्ड लगते हैं वो इस पे लगते हैं, AGP कार्ड इस पे लगता है, मेमोरी डिवाइसेस इसके ऊपर लगती हैं, ठीक है। जितनी पोर्ट्स हैं उनके थ्रू मुख्तलिफ बाहर की डिवाइसेस आके इसके ऊपर कनेक्ट होती हैं। तो मदर बोर्ड है जो कि तमाम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को इकट्ठा करके रखता है, इसी को सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। व्हाट इज़ बायोस, पहले हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि बायोस होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये कौन सी होती है, रोम होती है या रैम होती है? रैम तो यहाँ पे लगती होती है, ठीक है। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, जो कि फर्मवेयर होती है और नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी वोल्टेज चला भी है तब भी इसके अंदर जो डेटा होता है वो सेव रहता है। और ये फर्मवेयर होती है, फर्म खुद से इसके अंदर डेटा हमें राइट करके दे देती होती है। और इसके अंदर जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, बट दैट डजेंट मीन के प्रोग्राम्स इन रोम आर कॉल्ड बायोस। इस चिप को ही बायोस कहा जाता है। तो नॉन वॉलेटाइल रोम चिप है ये। विच ऑफ दीज प्रोवाइड्स हाई स्पीड चैनल फॉर अटैचिंग वीडियो कार्ड टू मदरबोर्ड। अब देखें ID है हमारे पास, ID यानी इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ड्राइव को इंटीग्रेट करती है विद मदरबोर्ड। डिस्क कंट्रोलर नाम बता रहा है कि डिस्क को कंट्रोल करता होगा, जैसे कि फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, CD-ROM ड्राइव। पुराने डिस्क कंट्रोलर सेपरेट कार्ड पे बनाए जाते थे, जबकि मॉडर्न डे डिस्क कंट्रोलर्स ड्राइव्स में ही इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं। फिर आ जाता है जी AGP और मेमोरी स्लॉट। मेमोरी स्लॉट जो होती हैं ये इस तरह से होती हैं जो कि इनके ऊपर रैम लगाई जाती है। और AGP स्लॉट ये ब्राउन कलर की होती है और यही बेसिकली जो है हाई स्पीड चैनल देती है ताकि इसके ऊपर कोई ग्राफिक कार्ड एडिशनल लगाया जाए।
और हाई स्पीड वीडियो गेमिंग की जा सके। AGP हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10, विच कार्ड डिस्प्लेज टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड इमेजेस ऑन द स्क्रीन? ऑप्शंस क्या हैं? नेटवर्क कार्ड, गीगाबिट कार्ड, मोडेम कार्ड और वीडियो ग्राफिक कार्ड। द नाम ही बता रहा है वीडियो ग्राफिक कार्ड के, ये वीडियो भी दिखाता है, इमेजेस भी दिखाता है, टेक्स्ट भी दिखाता है, हर चीज़ ग्राफिक से रिलेटेड ये काम करता है। वीडियो ग्राफिक कार्ड नाम ही बता रहा है, डिस्प्ले करता होगा चीज़ों को, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक और इमेजेस। बाकी सब तो आप देखिए नेटवर्क रिलेटेड कार्ड है, तो हमारा आंसर हो गया वीडियो ग्राफिक कार्ड। और अब फाइनल टॉपिक नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स के MCQs देखते हैं। नंबर 1, in which communication mode data can be sent and received in both directions but not simultaneously? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या सिंक्रोनस ट्रांसमिशन? देखें, डुप्लेक्स का मतलब होता है दोनों तरफ, और हाफ डुप्लेक्स का मतलब हुआ कि हाफ यानी एक टाइम पे एक ही तरफ से। तो बेसिकली यही है, लेकिन आप तस्वीर से देखें, मोड्स मतलब मेथड्स या वेज, कि टोटल कितने वेज हैं। सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स सिंप्लेक्स मोड में एक ही तरफ से जा सकता है, हाफ डुप्लेक्स में एक दफ़ा एक तरफ से, दूसरी दफ़ा दूसरी तरफ से, यानी कि इस ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। तो बेसिकली यही हमारा आंसर है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं कि फुल डुप्लेक्स मोड यानी एट अ टाइम दोनों तरफ बात की जा सकती है, जिस तरफ फ़ोन में। और इस हाफ डुप्लेक्स मोड की मिसाल ऐसी होती है जैसे कि वॉकी टॉकी के, एक दफ़ा एक तरफ से बात हो सकती है, दूसरी दफ़ा दूसरी तरफ से। फिर आ जाए एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो दोनों के बीच में जो ट्रांसमिशन हो रही होती है उसके अंदर स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट वगैरह यूज़ हो रही होती है, तो इसमें तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हाफ डुप्लेक्स वाला। और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं होती, सिर्फ डेटा जा रहा होता है, क्योंकि दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होती हैं, हर 8 बिट के बाद नया डेटा जा रहा होता है। तो हमारा आंसर है हाफ डुप्लेक्स मोड, कि इस कम्युनिकेशन मोड के अंदर क्या हो रहा होता है, बोथ डायरेक्शन में डेटा जा रहा होता है, इधर भी जा रहा है इधर भी, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं जा रहा। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट्स अ नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स? इसको यूँ समझें, टोटल कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं मशहूर वो 4 हैं: हब, स्विच, राउटर और गेटवे। हब के बी से याद रखें, ये बेवकूफ़ सा है, यानी नॉन इंटेलिजेंट है। ये लैन में मौजूद तमाम डिवाइसेस के लिए कनेक्टिविटी डिवाइस है। इसको जो भी इनपुट मिलती है उसके को कॉपी करके रेलेवेंट कंप्यूटर को नहीं, बल्कि आगे सब कंप्यूटर को दे देता है। जैसे यहाँ से इसको इनपुट मिली, अगर इसके लिए भेजी थी तो इसको भी जाएगी, लेकिन बाकी सबको भी चली जाएगी। स्विच के एस से याद रखें, ये थोड़ा समझदार है, या यूँ कहें कि मोर इंटेलिजेंट दैन हब। ये भी वही काम करता है जो हब करता है, मगर ये डेटा रिसीव करने के बाद सिर्फ उन्हीं नेटवर्क डिवाइसेस को डेटा सेंड करेगा जिनके लिए वो डेटा आया था। जैसे कि देखें, इन 2 कंप्यूटर्स के लिए आया था तो इन्हीं को सेंड कर रहा है, इनको सेंड नहीं कर रहा। राउटर नाम से ही क्लियर है कि ये रूट सेलेक्ट करता है, मतलब बेस्ट रूट, कह लें कि बेस्ट पाथवे, शॉर्टेस्ट, क्विकेस्ट, लेस ट्रैफिक वाला। मगर इसमें गौर से देखें 2R हैं, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी, यानी इशारा है कि लेफ़्ट राइट दोनों तरफ जितने भी नेटवर्क्स होंगे उनको कनेक्ट करेगा, यानी 2 और मोर नेटवर्क्स। जब ये डेटा रिसीव करता है तो ये ढूंढता है डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस और डेटा पैकेट सेंड करेगा थ्रू बेस्ट रूट या बेस्ट पाथ। गेटवे पढ़ने से पहले ये जुमला रिपीट कर दूं कि राउटर 2 या मोर देन 2 नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, और गेटवे 2 या मोर देन 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ करने वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट और कम्युनिकेट करवाता है। जैसे कि एक नेटवर्क IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का हो और दूसरा नेटवर्क PCs का हो। लफ्ज़ गेट रिमाइंड कराता है कि ये किसी दूसरे का इलाका है जहाँ के प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं, जैसे कि इंडो पाक वाघा बॉर्डर पे लगा हुआ गेट। लिहाजा हमारा आंसर है गेटवे, क्योंकि ये 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ करने वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट कराता है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू इंडिविजुअल्स एंड ऑफिसेज टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क? रिमोट मतलब दूर से बैठकर काम करना, जैसे रिमोट कंट्रोल होता है। पूछा जा रहा है कि कौन सा नेटवर्क, तो आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पता होनी चाहिए। देखें, साइज़ एंड फिज़िकल कवरेज के लिहाज से देखा जाए तो टोटल 4 टाइप्स हैं: लैन, वैन, मैन, और आखिरी थोड़ी फ़र्क है VPN, कुछ इसको पैन भी कहते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। लैन लिमिटेड फिजिकल एरिया में होता है, सिर्फ एक या कुछ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स में होगा। ये शेयर करता है एप्लीकेशंस, प्रिंटर, इंटरनेट एट्सेट्रा।
वैन लार्ज फिजिकल एरिया कवर करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सी साइट्स को कनेक्ट करता है जो कि दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री या दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी हो सकती हैं। इनको लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये नेटवर्क्स भी इन लॉन्ग हॉल ट्रक्स की तरह पूरी दुनिया में पहुंचते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा लैंस के कनेक्ट होने से बनता है। फिर आ जाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका कवरेज एरिया स्पैन करता है कुछ बिल्डिंग्स या बड़े कैंपस से लेकर पूरे शहर तक, पूरी सिटी तक। ये बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है। ये कुछ लैंड्स को भी हाई स्पीड कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट कर सकता है। 5 to 50 किलोमीटर डाया के एरिया में कवरेज देता है। ये लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। VPN आपको प्रोवाइड करता है रिमोट एक्सेस। ये रिमोट का लफ्ज़ आ गया तो यही है बेसिकली, यानी आप कहीं दूर के इलाके जाकर भी अपना नेटवर्क तक रसाई हासिल कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत सस्ता कम्युनिकेशन सोल्यूशन है कि आपने अपना नेटवर्क ले नहीं किया, बल्कि ऑलरेडी अवेलेबल जो पब्लिक नेटवर्क है उसको यूज़ करना है, जैसा कि इंटरनेट, और बस थोड़ी सी पेमेंट की। इसीलिए इसका नाम वर्चुअल, मतलब कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं है, फ़िज़िकल नेटवर्क नहीं बनाया आपने। तो यही हमारा आंसर है VPN। नंबर 4, इन विच टोपोलॉजी अ हब स्विच इज़ यूज्ड। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है? बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है और मैश टोपोलॉजी। देखिए, सिर्फ स्टार टोपोलॉजी है जिसके अंदर बीच में हब आ रहा है, स्टार की शेप का है और बीच में हब यूज़ हो रहा है। तो हमारा आंसर बड़ा सिंपल है, स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी के अंदर हब यूज़ होता है। क्वेश्चन 5, विच टोपोलॉजी इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। तो एक दफ़ा दोबारा इसी को देखते हैं। ये देखिए, मैश टोपोलॉजी, इसमें हर नोड दूसरी तमाम नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है। ये मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी है। इसमें डेटा फॉल्टी कंप्यूटर्स या बिजी कंप्यूटर्स को बाईपास करके रूट किया जा सकता है। ये बहुत हाई ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है, जैसे कि ज़्यादा रोड्स हों तो ज़्यादा गाड़ियों को मैनेज किया जा सकता है। इसकी लिमिटेशन ऑब्वियस है कि मोस्ट एक्सपेंसिव है, और इसको सेटअप करना और बाद में इसकी मेंटेनेंस करना दोनों बहुत मुश्किल हैं। अब देखें तस्वीर से कि ज़ाहिर बात है, हर कंप्यूटर ने दूसरे से डायरेक्टली लिंक होना है, यार कितनी ज़्यादा तारें बिछेंगी। तो यही सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव है और ये हमारा आंसर है मैश टोपोलॉजी। नंबर 6, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डिसाइड्स विच फिजिकल पाथवे द डेटा शुड टेक टू रीच द डेस्टिनेशन। ये आप देखें, इसका आंसर है नेटवर्क लेयर। लफ्ज़ नेटवर्किंग से निकला है, नेटवर्क लेयर। ये लेयर डिसाइड करता है कि कौन से फिजिकल पाथवे से डेटा को डेस्टिनेशन पहुंचाया जाए। इस लेयर का प्रोटोकॉल नेम है IP, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इस लेयर में राउटर यूज़ होता है, जो बड़ा ऑब्वियस था क्योंकि राउटर ने रूट यानी पाथ डिसाइड करना होता है। देखिए, नेटवर्किंग जब भी करते हैं तारे लगाते होते हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे और दूसरे से तीसरे हब शब में। तो बेसिकली नेटवर्क लेयर ही जो है वो पाथवे डिसाइड करता होता है। तो हमारा आंसर है नेटवर्क लेयर। Question 7, which network layer performs security, name recognition, logging and similar functions? तो ये मैंने याद रखा हुआ है लफ्ज़ सेशन लेयर। सेशन लेयर किस तरह होता है? इस लेयर के नाम का ही इसका एग्जैक्ट काम बता रहा है। ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है सेशन को स्टार्ट, मेंटेन और स्टॉप करने के लिए, और सिक्योरिटी, नेम रिकग्निशन और लॉगिंग फंक्शंस के लिए। तो सेशन लेयर है तो ये सिक्योरिटी का काम करता है, सेशन लेयर है तो ये सेशन स्टार्ट स्टॉप करता होता है, ठीक है, बिटवीन टू एप्लीकेशंस ऑन डिफरेंट नेटवर्क। इसमें प्रोटोकॉल यूज़ होता है नेट बायोस, और इस लेयर पे गेटवे यूज़ होता है। मैंने याद किया है कि लफ्ज़ सेशन से सिक्योरिटी। तो ये हमारा आंसर है सेशन लेयर। नंबर 8, विच ऑफ दीज केबल्स ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग लाइट वेव्स। तो बहुत ही आसान है, आपने कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये सवाल है ही कम्युनिकेशन मीडिया का, मतलब लिंक्स से मुतालिक है। ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस को पाथ प्रोवाइड करते हैं। दो मेन कैटेगरीज़ हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड की टाइप्स हैं टेलीफोन केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑक्टेव केबल। अनगाइडेड जो एयर में ट्रैवल करती हैं में है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो ऑब्वियस आंसर इज़ लाइट वेव्स पास थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक केबल इसका आंसर है। नंबर 9, विच ऑफ दीज यूजेज अ स्टार्ट स्टॉप बिट फॉर डेटा ट्रांसमिशन।
बहुत आसान है ये जो है ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, क्योंकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में स्टार्ट स्टॉप बिट की ज़रूरत नहीं होती, कंप्यूटर सिंक्रोनाइज होते हैं, 8 बिट के बाद अगला डेटा आ जाता है। जबकि ए सिंक्रोनस में बताना पड़ता है कि जी मैं ख़त्म हो गया हूँ या अभी मज़ीद डेटा आ रहा है। तो ये आप देखें 5 मोड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन हमने पढ़े थे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और ये ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, के दोनों ने सिंक्रोनाइज नहीं है। इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए स्टार्ट बिट भेजी जाती है और फिर स्टॉप बिट भेजी जाती है। और सिंक्रोनस जो है वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज्ड हैं, तो 8 बिट से ज़्यादा नहीं भेजते, ठीक है। तो ए सिंक्रोनस में डेटा ज़्यादा भेजा जा रहा होता है, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ हो रही होती है। तो ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10, विच बिट्स आर यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ क्लास बी IP एड्रेस? 0, 1 0, 1 0 1 या 1 1 0। वैसे तो ज़ुबानी मुझे याद है 1 0, आपकी बुक में ये वाला टेबल बना हुआ है, लेकिन हम यूँ देखते हैं कि क्लास ABCDE। अब सारों के आगे मैं एक बाइनरी नंबर पूरा 32 बिट्स का लिख लेता होता हूँ, जिसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। आपको पता है कौन सा वाला ऑक्टेट देखा जाता है? पहला ऑक्टेट। और पहले ऑक्टेट के भी पहले 4 डिजिट्स देखे जा रहे होते हैं, जिनको मैंने अभी बोल्ड कर दिया है। अगर क्लास A का देखें तो क्लास A वो होती है जिसका पहला डिजिट जो है 0 हो। फिर क्लास बी के अंदर दूसरा डिजिट 0 होता है, पहला 1 होता है। क्लास सी में तीसरा डिजिट 0 होता है, पहले दोनों 1 होते हैं। क्लास डी में चौथा डिजिट 0 होता है और पहले तीनों 1 होते हैं। और क्लास ई में चारों के चारों 1 होते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी। इस तरह देखें, क्लास बी जो है 1 0 वाली होती है। Study with me, a learning experience.